जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 29 सितंबर 2023 है और आज का करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखिए इसमें सबसे पहले मैप प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके बाद से सीड लेडी न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी करंट अफेयर्स। सीड लेडी के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे अभी। उसके बाद से दुग्ध उत्पादन, इससे संबंधित जितने भी अभी करंट में जो भी बातें हैं और प्लस फैक्ट जो चीज़ें हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित, वो सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। उसके बाद से कैमूर बाघ अभ्यारण्य, तो इसके बारे में भी काफ़ी खास जानकारी है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर विश्व का 8वां महाद्वीप, ठीक है, इसको हम लोग मैप में देखेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैं इसको मेन टॉपिक में लिस्ट करके रखा हूँ। उसके बाद से एम.एस. स्वामीनाथन, तो एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में अभी देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पर्सन, ठीक है। पर्सन के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा इधर से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इसको देखने वाले हैं। उसके बाद से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये राजाजी नेशनल पार्क, ये दोनों हम लोग देखने वाले हैं और सारी चीज़ें फैक्ट के साथ, हर चीज़ें आपको परफेक्टली देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये सभी जो करेंट अफेयर्स होते हैं ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप लोग को इन सब का पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आप लोग पहले अच्छे से देखिए, वीडियो समझिए, ठीक है। कंटेंट का आप लोग टेंशन मत लीजिए, कंटेंट बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, तो उन सभी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समय पे अपना करंट अफेयर्स की तैयारी करें, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है करंट अफेयर्स तैयार करने का, ठीक है। तो आप सभी लोग केलो आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम में सर्च करेंगे या फिर आप लोग डायरेक्टली, आप लोगों को लिंक भी मिल जाता है वीडियो में, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का एक प्यार दिखता है उससे, ठीक है, कि आप लोग जो है ये जितना हम लोग, हमारा जो मेहनत है उसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मैप के ही अंतर्गत हम लोग देखेंगे विश्व का 8वां महाद्वीप, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक मैप भी है और ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से एक करेंट अफेयर्स भी है, ठीक है। तो इससे संबंधित मैप और इससे संबंधित जो फैक्ट है उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा नोट्स में जरूर ऐड कर लेंगे। देखिए आप लोग को मैप में दिख रहा होगा कि ये पूरा आप लोगों को ये मैप दिख रहा है, पूरा वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको। ऑस्ट्रेलिया के आप थोड़ा सा आप कहें कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आप नीचे साइड में देखेंगे, ये वाला पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है यही है जीलैंडिया, ठीक है। तो ये जीलैंडिया जो है, जीलैंडिया मतलब ये एक नया अभी इसको महाद्वीप माना जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे इसमें बहुत पहले से इस पे रिसर्च भी चल रहा था और अभी ये न्यूज़ में है कि इसको अब 8वां महाद्वीप, विश्व का पूरा 8वां महाद्वीप माना जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। क्या है इसका नाम क्या है? देखिए न्यूज़ में जिस तरीके से अभी ये सारी चीज़ें जो चर्चे में रहती हैं, तो उससे कुछ फैक्ट के तरीके से प्रश्न पूछता है या फिर ऐसे पूछता है कि हाल ही में न्यूज़ में मतलब रहे जीलैंडिया, ठीक है, जीलैंडिया शब्द किससे संबंधित है? तो आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे देगा, देश से संबंधित है, किसी जीव जंतु का नाम दे दिया, फिर एक उसी में ऑप्शन देगा कि विश्व का 8वां महाद्वीप या फिर अभी नया खोजा गया महाद्वीप, इस तरीके से। तो जीलैंडिया ये वर्ड याद रखेंगे। तो ये किससे संबंधित है? अभी इसको विश्व का 8वां महाद्वीप बताया जा रहा है अभी करंट में, ये चर्चे में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये अब इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट बातें। तो इसका जो खोज है सर्वप्रथम 1642 में, ठीक है, डच व्यापारी और नाविक एबेल तस्मान के द्वारा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये खोजा गया था। मैप आप लोग ज्यादातर ध्यान देंगे मैप में, ठीक है। तो इस जगह पे मतलब कहीं ना कहीं ये एबेल तस्मान के द्वारा सबसे पहले ही 1642 में ही उसी समय एक तरीके से इसको खोज लिया गया था। लेकिन उसमें जो है लगातार वैज्ञानिक अभी रिसर्च कर रहे थे
और उसके बाद से वैज्ञानिकों के द्वारा ये 2017 में खोजा गया। ठीक है, और फिर इस पे रिसर्च करते हुए अभी ये लोग ये मतलब कहीं ना कहीं मान्यता दे रहे हैं कि इसको हम लोग एक महाद्वीप मान सकते हैं और ये विश्व का 8वां महाद्वीप होगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे जो ये जीलैंडिया देख रहे हैं, जो ये अलग महाद्वीप देख रहे हैं, ये महाद्वीप अभी जितना भी जो रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से पता चला है कि ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, अगर इससे थोड़ा सा विस्तार में अगर प्रश्न बना टॉपिक से तो हो सकता है इसके बारे में कुछ फैक्ट दे करके पूछे। तो एक ये भी फैक्ट याद रखेंगे कि इसका जो ये पूरा क्षेत्र जो देख रहे हैं ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, लगभग ये 10.5 करोड़ साल पहले, ठीक है, गोंडवाना लैंड से ये अलग हुआ था, इस तरीके से माना जा रहा है, वैज्ञानिकों का ये कहना है। ठीक है, और ये आप याद रखेंगे कि कहाँ पे है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये पूरा प्रशांत महासागर का एरिया है, तो प्रशांत महासागर में, और वो भी किधर, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके पूर्व में, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और प्रशांत महासागर में ये स्थित है। ठीक है, न्यूजीलैंड क्राउन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और जीएनएस साइंस के भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस महाद्वीप का जो है 94% हिस्सा जो है वो पानी में है। ठीक है, डूबा हुआ है, लेकिन 6% हिस्सा जो है वो न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया या फिर छोटा द्वीप के रूप में स्थित है। ठीक है, और ये पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो मैं आपको अभी फैक्ट बताया उस फैक्ट को अलग से नोट करेंगे, प्लस मैप जरूर आप ध्यान रखेंगे मैप को। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक अब देखते हैं यहाँ पे सीड लेडी के बारे में। तो सीड लेडी जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और ये आप क्योंकि देखिए ये कृषि से संबंधित है, तो आप ये इन सभी चीजों को कृषि से रिलेटेड एक नोट्स बना करके रखेंगे। आप मेंस में भी इस तरीके का फैक्ट वगैरह ऐड करते हैं तो काफी उसमें एक तरीके से हाईलाइट होता है आपका जो आंसर होता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर स्वाति नायक है। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र भी देखते रहिएगा बगल में। तो इनको जो है नाम अलग अलग नाम भी है, तो इनको एक तरीके से याद रखिएगा कि इनको बहिना दीदी भी बिहाना दीदी भी कहते हैं। ठीक है, या फिर सीड लेडी के नाम से भी इनको एक तरीके से ये चर्चित है। तो बिहाना दीदी या फिर सीड लेडी, ये दोनों नाम याद रखिएगा किनके लिए है, तो ये डॉक्टर स्वाति नायक के द्वारा। ठीक है, और इनको ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इनको अभी नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, इसे सम्मानित किया जा रहा है। तो 2023 के नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार को मतलब किसको सम्मानित किया गया, ऐसे भी अगर प्रश्न आता है तो आप याद रखेंगे डॉक्टर स्वाति नायक या फिर इस तरीके से बिहाना दीदी या फिर सीड लेडी, जो भी आप वहां पे ऑप्शन दिखे, आपको अगर ये सब नाम याद रहेगा तो आप आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट टू पॉइंट आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आप उसको नोट्स भी ऐड कर लेंगे नोट्स में। ठीक है, अब देखिए फैक्ट में कभी कभी बैकग्राउंड से जिस तरीके से प्रश्न आता है तो आप याद रखेंगे कि ये तीसरी महिला है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है। इससे पहले 2 महिलाएं हैं, एक आदिति मुखर्जी जिनको 2012 में ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, और दूसरा है महालिंगम गोविंदराज। ठीक है, तो इनको मिला था 2022 में। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है किनको दिया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सूखा सहिष्णु चावल की किस्मों के क्षेत्र में इनको उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर स्वाति नायक जो है इनको ये कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से सूखा सहिष्णु चावल की जो किस्म है उसमें उल्लेखनीय योगदान दिए हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ खास बातें हैं। और हम लोग अब देखते हैं कि जो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार है, इस पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट बातें क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा समर्थित है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर माह में ये डेस मोइनेस या फिर
उसके अलावा आयोवा अमेरिका के विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मिलता है ये, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय, याद रखेंगे कि कृषि और भोजन उत्पाद में कुछ ना कुछ ऐसा उल्लेखनीय वैज्ञानिक आधारित उपलब्धियां हासिल की। ठीक है, तो उनको एक तरीके से सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है, ये जो ई बॉर्लॉग पुरस्कार है, ई बॉर्लॉग कौन है, तो याद रखेंगे कि ये वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा ये सब बातें ध्यान रखेंगे। तो इस पुरस्कार का नाम जो है हरित क्रांति के जनक, वर्ष 1970 में ये नोबल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बॉर्लॉग के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार में मैक्सिको के खेतों में काम करते हुए डॉक्टर नॉर्मन ई बॉर्लॉग की छवि होती है उसमें, और 10,000 अमेरिकी डॉलर भी इसमें होती है। ठीक है, और ये नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा चित्र, इसके अंतर्गत जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अगल बगल कहीं ना कहीं आपको चित्र दिखेगा तो उसको भी आप देखते रहिएगा ताकि उससे और ज्यादा अच्छे से याद रहता है। अब दुग्ध उत्पादन के बारे में देखिए, अभी एक लेंसेट ये इसमें प्रकाशित हुआ एक अध्ययन के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये प्रकाशित हुआ, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में लगभग, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे बल्कि इतना ज्यादा अभी बहुत ज्यादा एक तरीके से जो जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रहा है ना, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 2085 के आसपास में, ठीक है, लगभग दुग्ध उत्पादन जो है वो 25% तक कम हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। अब यहाँ पे मुख्य रूप से क्या ऐसी बातें हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा जो है तापमान के कारण से, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं घायलों का चित्र भी दिख रहा है, तो इनके कहीं ना कहीं इनके तापमान से ये लोग भी बहुत ज्यादा एक तरीके से नेगेटिव वे में प्रभावित हो रहे हैं लोग भी, मतलब तापमान का इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और उसके कारण से एक अध्ययन में ये भी बताया गया कि पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान के बाद से दूसरा भारत ऐसा होगा जहां पे इस लेवल तक, मतलब जो दूध उत्पादन है उसमें कमी आएगी। ठीक है, और आर्द्र जो उप आर्द्र क्षेत्र है उसमें लगभग 10% तक अनुमानित कमी आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी के बारे में। अब कुछ फैक्ट भी हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे डाटा वगैरह देखें ना, तो डाटा कम से कम आप लोग 1 से 2 डाटा याद रख सकते हैं, इस डाटे को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप याद नहीं रखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो इसको हम लोग हीट स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हीट स्ट्रेस है ये जो मवेशियां हैं, मवेशियों पर ये लोग मतलब इनका प्रभाव पड़ा है। मवेशी मतलब आप लोग जान रहे होंगे, जितने भी इस प्रकार के पशु हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से इनके प्रजनन दर में भी कमी आ रही है इसके कारण से, और साथ ही साथ फिर उसके कारण से दूध उत्पादन में भी कमी होगा। ठीक है, मुख्य रूप से बात यही बताई जा रही है, लेकिन हम लोग इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें किस पे ध्यान देंगे, तो आप देखते हैं कि बैकग्राउंड में कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है कि हमारे देश के अंतर्गत कौन कौन से राज्य जो है दूध उत्पादन में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। एक चीज और याद रखेंगे कि गर्भधारण में भी इनमें लगभग 20 से 30% के बीच कमी आ सकती है, ये भी एक अनुमान इसमें बताया जा रहा है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा डाटा देखते हैं इसमें कि जो एक तरीके से हमारे पूरे देश भर में, पूरे इंडिया लेवल पे अगर जो राज्य हैं वो लोग कौन कौन से जो राज्य हैं और कितना % में एक तरीके से दूध उत्पादन में उनकी भूमिका है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये लगभग 2022 का डाटा है, उसके अनुसार से इसमें लगभग हम लोग
सबसे पहले तो एक तरीके से हम लोग भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। ठीक है, पहला फैक्ट याद रखेंगे। दूसरा, अगर हम लोग देश भर में देखें तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो राजस्थान के अंतर्गत होता है। मैप में भी आप देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, लगभग 15% के आसपास जो है वो राजस्थान में। उसके बाद से अगला जो है उत्तर प्रदेश है। इस जगह पे आप राज्य देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 14% हम लोग लगभग, ठीक है, मान लेते हैं इसको 14 बल्कि 15 ही मानेंगे, लेकिन अब मैं 14 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15% तो ये राजस्थान का है। उसके बाद से आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश मैप में आप देखिए ये तीसरे नंबर पे आता है। पहला राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, चौथा फिर आएगा गुजरात। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डाटा है याद रखेंगे। लगभग हर एक एग्जाम में इस तरीके से डाटा संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अगर हम लोग पांचवा देखें तो पांचवा आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश। पांचवा आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, और वैश्विक जो दूध उत्पादन है उसमें भारत का योगदान लगभग 23% तक का है। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए सबसे मेन डाटा है, इसको याद रखेंगे। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो कैमूर बाघ अभ्यारण्य। तो कैमूर बाघ अभ्यारण्य जो है ये इसलिए चर्चे में है क्योंकि जो कैमूर बाघ अभ्यारण्य है इसको आप मैप में देखिए, ये पूरा मैप आप लोग मैप वगैरह चित्र वगैरह सारी चीजों को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ये जो न्यूज में इसलिए है कैमूर बाघ अभ्यारण्य क्योंकि इसको एनटीसीए के द्वारा अभी बाघ अभ्यारण्य के रूप में एक तरीके से मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे ये बिहार के अंतर्गत जो कैमूर बाघ अभ्यारण्य है ये दूसरा बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कौन सा था? पहला और दूसरा इसमें दो ही थे, पहले एक ही था, अब यहाँ पे दो हो गया बिहार राज्य में। तो दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो आप ये देख रहे हैं ये पूरा बिहार का मैप है और बिहार के मैप के अंतर्गत आपको दिखेगा एक तो यहाँ पे ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और दूसरा आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ पे दिख रहा है। तो मैप को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को बहुत सारे मैप दिखेंगे, सॉरी बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग नेशनल पार्क वगैरह सारी चीजें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है कैमूर, कैमूर और फिर उसके अलावा वाल्मीकि यहाँ पे दिख रहा है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये दो चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। और ये देखिए जो कैमूर बाघ अभ्यारण्य है ये आप यहाँ पे झारखंड का एरिया देखेंगे तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, क्योंकि ये खुद अलग अपने आप में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ही है, कैमूर जिला भी है। चलिए और इसके बारे में कुछ बातें देखते हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहाँ पे ये फैक्ट भी याद रखेंगे कि बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला आपको चित्र दिखाया था मैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। ठीक है, और एनटीसीए की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बाघों की आबादी में वर्तमान में लगभग यहाँ पे 54 है, जबकि 2018 में 31 थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व था, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा टाइगर रिजर्व भी आ गया है जो कि कैमूर बाघ अभ्यारण्य होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार के उत्तर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, बता चुका इसको। ठीक है, कैमूर बाघ अभ्यारण्य के बारे में भी और कुछ खास बातें देखते हैं हम लोग कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो ये कहाँ पे है? तो कैमूर जिले में है। ठीक है, और ये रोहतास में भी यहाँ पे हम लोग मानने के फैला हुआ है, और ये इस राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में हुई थी इसकी स्थापना। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मैसूर जिले में कहाँ पे? तो भागुआ शहर के पास स्थित है। सॉरी, कैमूर जिले के भागुआ शहर के पास स्थित है। ठीक है, उसके बाद से
अभ्यारण्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन और शुष्क साल वन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है कैसा उष्णकटिबंधीय वाला एरिया है ये। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक फैक्ट जो है आप लोग नोट्स जरूर इसका बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इस जंगल में मतलब ये पूरा जो जंगल का एरिया जो है, आप कैमूर का जो एरिया देख रहे हैं ये वाला पूरा क्षेत्र, तो ये पूरा जंगल जो एरिया है इस एरिया में ये जो अभ्यारण्य है इसके अंतर्गत दो नदियां भी हैं और उन दो नदियां से पूरा ये दो नदियों से घिरा हुआ है। एक है कर्मनाशा और दूसरा है दुर्गावती नदी। ठीक है, तो ये दोनों से घिरा हुआ है। इसके कारण से यहाँ पे बाघ, तेंदुआ और चिंकारा ये लोग यहाँ पे प्राकृतिक निवास है इनका, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है सबसे पहला पॉइंट, तो अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया है और ये हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो 28 सितंबर को 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी संज्ञा दी जाती है, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको मतलब एक तरीके से ये प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी भी थे और पौधे की अनुवांशिक वैज्ञानिक भी थे। इनके बारे में देख रहा था, इतनी सारी इनकी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे बुक्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखेंगे। और खास करके कृषि से संबंधित चीजें हैं तो और ज्यादा ध्यान में रखना होता है। और लगभग 1960 के दशक का समय है जब आप देखे होंगे, अगर आप इससे पहले हरित क्रांति के बारे में कुछ भी पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिला होगा। तो उस समय जो है मुख्य रूप से जो हमारे भारत में एक तरीके से शुरुआत करने का जो भूमिका है वो मुख्य रूप से इन्हीं का एक तरीके से भूमिका था हरित क्रांति की शुरुआत करने में। ठीक है, तो 1964 के आसपास दिल्ली में जौंती गांव के जो किसान हैं सोनेरा, ठीक है, और लोरमा, इस जगह पे ये लोगों ने गेहूं लगाया। ठीक है, कौन कौन सा गेहूं, तो सोनेरा 64 और लेरमा रोजो 64A। ठीक है, ये गेहूं का नाम है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हाइब्रिड जिसमें कि बहुत ज्यादा उत्पादन हो, अच्छे से उत्पादन हो, और जौंती गांव। ठीक है, थोड़ा सा इस पे करेक्शन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये गेहूं लगाया गया और वहां से फिर शुरुआत हुई हरित क्रांति की। ठीक है, और इसके अलावा स्वामीनाथन के साथ हरित क्रांति की जो एक तरीके से इसको सफल बनाने में दो केंद्रीय मंत्री भी इसमें, जो कृषि मंत्री थे वो लोग भी शामिल थे। कौन कौन से थे, तो सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम। ठीक है, तो इन लोगों के साथ मिल करके इन्होंने हरित क्रांति की एक तरीके से सफल बनाया, इनका भूमिका था इसमें। 1960 के दशक में भारत को अकाल से बचाने में भी स्वामीनाथन और अमेरिका के वैज्ञानिक कौन, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इन दोनों का बहुत ज्यादा भूमिका था उसमें। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में मैं अभी बताया, ये वर्ल्ड लेवल पे जो हरित क्रांति है उसके जनक माने जाते हैं। देखिए इनके बारे में कुछ और फैक्ट जो है यहाँ पे देख लेते हैं। 1972 और 1979 के बीच वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक थे। ठीक है, और वहां रहते हुए इन्होंने राष्ट्रीय पादप, पशु और मछली अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो का भी गठन किया था। ठीक है, और 1979 में ही ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का प्रधान सचिव भी इनको नियुक्त किया गया था। 1981 में 1981 से 85 तक ये खाद्य और कृषि संगठन के स्वतंत्र अध्यक्ष भी थे। इनके बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो चीजों को मैं ज्यादातर आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी बातें इनके बारे में हैं। ठीक है, और 1984 से लेकर के 90 तक ये खुद IUCN के भी अध्यक्ष थे उस समय।
ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो फैक्ट है इसको जरूर आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, देखिए इसके अलावा भारत में किसानों की आत्महत्या के गंभीर जो मुद्दे थे उस समय, उसका भी समाधान करने के लिए 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय किसान आयोग का भी गठन किया गया था। तो इनकी अध्यक्षता में किया गया था, मतलब इनकी भूमिका इसमें भी थी। फिर वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसके संस्थापक सदस्यों में से थे ये। 1999 में टाइम पत्रिका ने केवल 3 भारतीयों को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली एशियंस के लिस्ट में रखा था। कौन कौन से थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी और उसके बाद से एम एस स्वामीनाथन। तो ये 3 लोग इसमें थे। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ फैक्ट जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, मैप आप लोग देखते रहेगा। आप दोनों, अगर ये दोनों जो आप यहाँ पे पार्क देख रहे हैं, यानी कि नेशनल पार्क जो देख रहे हैं, एक तो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपको मैप यहाँ पे दिखेगा। ये मैप किसका है? तो ये मैप है उत्तराखंड का। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा लाइन से आपको अलग अलग जो है यहाँ पे नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है। तो कौन कौन से हैं? गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद से फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में अब यहाँ पे क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाथियों का एक तरीके से यहाँ तो मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो हाथियां हैं वो बहुत ज्यादातर इनका कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पे जो हाथियों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, और एक कारण कारण तो बहुत सारे हैं। ठीक है, प्राकृतिक कारण है। ठीक है, जैसे कि वहां पे रहने वाले जितने लोग हैं, ठीक है, उनसे भी कई बार जो है टकराव हो जाता है। सबसे मुख्य कारण है वहां का रेलवे लाइन, उसके कारण से जो है हाथियों को बहुत ज्यादा एक तरीके से वहाँ मतलब कहीं ना कहीं उसके कारण से हाथी वहां पे बहुत ज्यादा उनकी एक तरीके से मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों जो उद्यान हैं वो एशिया में हाथियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, परंतु कुछ सालों से इन दोनों उद्यानों में हाथियों की मौत का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए न्यूज में भी है अभी भी, क्योंकि लगातार जो है हाथियों की यहाँ पे मृत्यु हो रही है, तो इसलिए न्यूज में बना हुआ है। देखिए, विश्व हाथी दिवस जो मनाया जाता है, ये एक फैक्ट है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इनके संरक्षण और संवर्धन की इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी ये सब इस तरीके से मतलब कार्यक्रम भी किया जाता है इसमें। ठीक है, तो 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे। अब हम लोग देखते हैं दोनों नेशनल पार्क के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में देखते हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। क्या नाम से? तो हेली नेशनल पार्क के रूप में। उस समय इसका उद्देश्य क्या था? तो लुप्त प्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना। ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित है। देखिए, आप लोगों को अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मैं मैप दिखाया था ना, अगर इधर होगा तो और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं और आगे। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की भी इसमें शुरुआत की गई। उस समय फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये मतलब ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत की गई। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कई लोग को पता भी होगा, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद से इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट इसलिए रखा गया क्योंकि मतलब एक तरीके से जो यहाँ पे इसमें नहीं बताया गया है। एक मिनट,
जिम कॉर्बेट के नाम पर ही, मतलब ये जिम कॉर्बेट नाम रखा गया था। ठीक है, इनके बारे में मैं शायद डिटेल से ऐड नहीं किया हूँ, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसके मुख्य क्षेत्र में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जबकि बफर जोन में आरक्षित वन और साथ ही सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें शामिल है। तो याद रखेंगे इसके बारे में भी। और रिजर्व का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और शिवालिक तथा बाह्य हिमालय भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत भी आता है। इसमें रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पालेन, कोसी रिजर्व से हो करके बहने वाली प्रमुख यहाँ पे नदियां हैं। तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पालेन और कोसी। ठीक है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 14 बाघों के साथ दुनिया का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व भी है ये। ठीक है, अब राजाजी नेशनल पार्क के बारे में भी कुछ बातें। ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है। और ये 1983 में उत्तरांचल के राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य को मोतीचूर और चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य को एक साथ संयुक्त रूप से जोड़ करके मतलब एक यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और ये जो पार्क है ये सी राजगोपालाचारी के रूप में मतलब इनके नाम पर ही बनाया गया, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और प्लस पहले गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, देखिए मैप में यहाँ पे दिख रहा है, एक बार और देख लीजिएगा, उत्तराखंड में ही है ये। और ये जो नेशनल पार्क है ये भी हिमालय के तलहटी में शिवालिक पर्वतमाला के निचली पहाड़ियों में तलहटी में अवस्थित है। और ये शिवालिक पर्यावरण प्रणाली का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से हम लोग जितना करंट अफेयर्स था, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लिए हैं सभी करंट अफेयर्स को। ठीक है, आप लोग सभी को एक अच्छे से नोट्स बनाइए और अपना अच्छे से तैयारी भी कीजिए। आप लोगों को परफेक्टली जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। अगर कुछ कमी हो तो आप लोग उसको थोड़ा सा फुलफिल कर लेंगे, लेकिन अपना जो नोट्स बना रहे हैं उसको बहुत अच्छे से बनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से अपना स्टडी भी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, आपको डेली इसी तरीके से वीडियो मिलते रहता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।